निक्सन निक्सन बने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कम्युनिस्ट चीन की यात्रा करने के लिए, और हम आज भी प्रभाव महसूस कर रहे हैं। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। इस सप्ताह 21 फरवरी 1972 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन की अभूतपूर्व यात्रा की 50वीं वर्षगांठ है। इसने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों को सामान्य बनाने और चीन को विश्व व्यापार संगठन में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह देखते हुए कि आप चीन में बने वॉलमार्ट से अमेरिकी ध्वज अंडरवियर खरीद सकते हैं, मैं कहूंगा कि मिशन सफल रहा। लेकिन अंततः उस यात्रा ने उन सभी सुरक्षा चुनौतियों का मार्ग प्रशस्त किया जिनका सामना आज अमेरिका चीन के साथ कर रहा है। और मैं सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि इनमें से कुछ अंडरवियर बहुत अहम सुरक्षित नहीं है। जब निक्सन चीन गए तो अमेरिका और कम्युनिस्ट चीन के बीच तनाव अधिक था। चीनी सैनिकों ने हाल ही में कोरिया में अमेरिका से लड़ाई लड़ी थी, ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया और वियतनाम युद्ध में उत्तर वियतनामी कम्युनिस्ट सैनिकों का समर्थन कर रहे थे। हमारे युवा दर्शकों के लिए यह ऐसा होगा यदि कान्ये वेस्ट ने किम कार्दशियन के साथ हुए सभी नाटकों के बाद पीट डेविडसन के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने की पेशकश की। लेकिन निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बाद में राज्य सचिव हेनरी किसिंजर, चीन सोवियत तनावों का फायदा उठाने की आशा रखते थे। उनका लक्ष्य चीन और यूएसएसआर के बीच एक कील चलाना था, लेकिन माओ से मिलने के लिए भी निक्सन को कुछ बड़ी रियायतें देनी पड़ी। पहले बढ़ते चीन सोवियत विवाद में अमेरिका का अवांछित हस्तक्षेप था, जिसने 1969 में सोवियत सेना को चीनी सीमा के पास तैनात किया था। निक्सन ने मॉस्को को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि वाशिंगटन चीन के खिलाफ किसी भी सोवियत आक्रमण का जवाब देगा। यह बहुत बड़ी बात है उस समय को देखते हुए जब चीनी सेना वियतनाम में अमेरिका से लड़ रही थी। हमारे युवा दर्शकों के लिए यह ऐसा होगा जैसे कि कान्ये ने पीट डेविडसन के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को धमकी दी हो, जबकि पीट किम कार्दशियन के साथ डेट पर थी। अब राष्ट्रपति निक्सन ने उस सुरक्षा गारंटी के बदले में कुछ नहीं मांगा और माओ कॉर्नर बॉक्स ने निश्चित रूप से कुछ भी पेश नहीं किया, खाने की भी व्यवस्था नहीं। शायद इसलिए कि माओ के अधीन सभी किसान भूख से मर रहे थे। लेकिन एक और बड़ी रियायत थी एक वह जो अभी अमेरिका को चीन के साथ युद्ध में ले जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस छोटे से व्यावसायिक ब्रेक के बाद क्या सही है। वापसी पर स्वागत है। निक्सन को चीन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए चेयरमैन माओ को कुछ बड़ी रियायतें देनी पड़ी, और एक चीज थी जो माओ सबसे ऊपर चाहते थे, चीनी महिलाओं को अमेरिका भेजने के लिए। यह कोई मजाक नहीं है। माओ ने किसिंजर को 10 मिलियन चीनी महिलाओं की पेशकश की, फिर यह व्यक्तिगत रूप से नहीं, अमेरिका भेजने के लिए, क्योंकि चीन में उनकी संख्या बहुत अधिक थी। जाहिर है वह इसके बारे में चुप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से उस समस्या को हल करने में सक्षम थी, लेकिन जबकि अध्यक्ष माओ चीनी महिलाओं को नहीं चाहते थे, वे वास्तव में जो चाहते थे वह था ताइवान। उस समय ताइवान पर अभी भी चांग काई शेक के नेतृत्व में एक सैन्य तानाशाही का शासन था। चांग और कुओमिंतान माओ की कम्युनिस्ट तो द्वारा अपनी हार तक मुख्य भूमि चीन पर शासन करते थे, लेकिन अपनी अंतिम हार से पहले चांग ताइवान भाग गया और माओ अंतिम प्रहार करना चाहता था और ताइवान पर नियंत्रण करना चाहता था। समस्या यह थी कि अमेरिका ताइवान का प्रबल समर्थक था। 1950 के दशक में माओ ने ताइवान पर 2 बार आक्रमण करने का प्रयास किया। उन्हें पहला और दूसरा क्रॉस स्ट्रेट क्राइसिस कहा जाता था। दोनों विफल रहे, आंशिक रूप से अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण। निक्सन स्वयं तत्कालीन 83 वर्षीय चियांग काई शेक के निजी मित्र थे, जिन्हें निक्सन प्यार से बवनी के रूप में संदर्भित करते थे। रुको, निक्सन का एक दोस्त था। यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि निक्सन के कुत्ते को भी ऐसा लग रहा था कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कुत्ता ऐसा लगता है जैसे वह सोच रहा है, मैं कीचड़ में घूमता हूं और यह आदमी अभी भी मुझसे कहीं ज्यादा गंदा है। किसिंजर ने जवाब दिया, यह एक त्रासदी है कि चियांग के जीवन के अंत में ऐसा होना था, लेकिन हमें इसके बारे में ठंडा होना होगा। और निक्सन के कुत्ते ने जवाब दिया, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं। वास्तव में जो एनलाई के साथ किसिंजर के पहले सत्र के टेप में किसिंजर का वादा है, हमने ताइवान के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन नहीं किया है और नहीं करेंगे। अब याद कीजिए, उस समय ताइवान में लोकतंत्र नहीं था। चांग काई शेक ने एक सैन्य तानाशाही चलाई
और चांग किसी दिन मुख्य भूमि चीन को फिर से हासिल करना चाहता था, जो लग रहा था बहुत कम संभावना है। किसिंजर ने अंत प्रीमियर झू एनलाई को यह वादा करके बैठक के लिए सहमत होने के लिए कहा कि ताइवान को चीन के एक प्रांत के रूप में अमेरिकी मान्यता अमेरिकी नीति की आतंकवादिशा थी। निक्सन को एक ज्ञापन में किसिंजर ने लिखा, झू ने मेरी स्थिति को स्वीकार कर लिया कि कुछ समय की आवश्यकता होगी, यानी आपके दूसरे कार्यकाल में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वाटरगेट कांड के कारण निक्सन का दूसरा कार्यकाल छूटा कर दिया गया था। यह सही है, वाटरगेट ने ताइवान को बचा लिया। आखिरकार अमेरिका ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध तोड़ देगा। यह 1979 में जिमी कार्टर के तहत हुआ। हालांकि ताइवान के अनुकूल कांग्रेस ने ताइवान संबंध अधिनियम पारित किया, जिसने सुनिश्चित किया कि अमेरिका ताइपे को रक्षात्मक हथियार प्रदान करेगा। एक ऐसा कदम जिसने बीजिंग को नाराज कर दिया, क्योंकि माओ भी जानते थे कि ताइवान पर चीनी कम्युनिस्ट का कब्जा खूनी होगा। वह शांतिपूर्ण संक्रमण में विश्वास नहीं करते थे। माओ ने कहा, वह काउंटर क्रांतिकारियों का एक समूह है, वे हमारे साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपने अपने किसानों को भूखा न रखा होता तो आप आगे बढ़ सकते थे खाद्य व्यवस्था। हालांकि भले ही निक्सन ने आधिकारिक तौर पर यह स्थिति नहीं ली कि ताइवान चीन का एक प्रांत था, निक्सन ने माओ को सबसे महत्वपूर्ण बात दी। उन्होंने ताइवान जलडमरूमध्य से 7वें बेड़े और ताइवान से अमेरिकी सेना की प्रगतिशील वापसी का आदेश दिया। तो निक्सन की चीन यात्रा की विरासत क्या थी? चीन ने हनोई की दक्षिण वियतनाम की अंतिम विजय और अमेरिका की अपमानजनक वापसी के समर्थन में हथियारों, सामग्री और कुछ लड़ाकों के अपने प्रवाह को जारी रखा, जबकि निक्सन सोवियत संघ के खिलाफ चीन कार्ड खेलना चाहते थे। ये तर्क दिया जा सकता है कि वास्तव में बीजिंग ने सोवियत संघ के खिलाफ एक अमर ही कार्ड खेला। हमारे युवा दर्शकों के लिए माओ ने अनिवार्य रूप से अमेरिका पर डीजे खालिद को खींच लिया। बधाई हो, आपने अभी खुद खेला है। और ऐसा लगता है कि अंतर निक्सन को एहसास होने लगा कि गलतियां की गई हैं। अपने 1978 के संस्मरणों की शुरुआत में निक्सन ने लिखा, हमें अगले कुछ दशकों के दौरान चीन पर खेती करनी चाहिए, जबकि यह अभी भी अपनी राष्ट्रीय ताकत और क्षमता को विकसित करना सीख रहा है। नहीं तो एक दिन हमारा सामना दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे दुर्जय दुश्मन से होगा। निक्सन के पूर्व भाषण लेखक के अनुसार उनकी मृत्यु से पहले निक्सन को डर था कि बैठक ने दुनिया को बदतर के लिए बदल दिया होगा। वह उतना आशावादी नहीं था जितना वह एक बार था। मनाए एक फ्रैंकेनस्टीन बनाया होगा। और पांडित्यपूर्ण टिप्पणीकारों के अनुसार वास्तव में फ्रैंकेनस्टीन डॉक्टर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पकड़े गए मूल। ताइवान के लिए निक्सन ने निष्कर्ष निकाला कि इतिहास एकीकरण से गुजर चुका है और ताइवान के लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम ने इसे बीजिंग के लिए एक असंगत विवाह भागीदार बना दिया है। उन्होंने कहा, स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है, अलगाव राजनीतिक रूप से स्थायी है। किम और कान्ये की तरह दूसरी ओर हेनरी किसिंजर माओ और झो एनलाई के साथ हुए सौदे पर कभी भी डगमगाया नहीं। वास्तव में 2007 में एशिया सोसाइटी के सामने एक वार्ता में उन्होंने ताइपे को बीजिंग के साथ अपने राजनीतिक समझौते के साथ आगे बढ़ने की चेतावनी दी, क्योंकि चीन हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय है, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। आज का प्रश्न स्थानीय लोगों पर से आता है। क्या आप इस बारे में एक विस्तृत गाइड बना सकते हैं कि चीन से लड़ने में मदद करने के लिए युवा क्या कर सकते हैं? मैं पहले से ही चीनी उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार करता हूं। से बचना कठिन है, लेकिन मैं करियर के हिसाब से सोच रहा था। मैं अभी एक कॉलेज का छात्र हूं और एक तरह का दंड और शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि अगर मैं इस काम में मदद करना चाहता हूं तो मुझे कौन से बड़े करियर पथ शौक अपनाने चाहिए? एक बेहतरीन सवाल। हम वास्तव में गाइड पर काम कर रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका संक्षिप्त विवरण दूंगा। अमेरिकी चीन नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह तथ्य है कि चीन पर किसिंजर दर्शन के तहत इतने सारे लोगों को शिक्षित किया गया था। सगाई और तुष्टिकरण, यह विचार कि चीन लोकतांत्रिक बन जाएगा यदि हम सिर्फ एक सत्तावादी कम्युनिस्ट शासन में पैसा लगाते रहेंगे। यह कहने जैसा है कि अगर हम उन्हें सिर्फ व्हील खिलाते रहें तो एक भूरा भालू अंतः शाकाहारी बन जाएगा। इस तरह हम इस झंझट में पड़ गए। इसलिए राजनेताओं, राजनयिकों, खुफिया अधिकारियों, थिंक टैंक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों आदि की वास्तविक कमी है, जिन्हें वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मिलती है।
इसलिए चूंकि आप अभी कॉलेज के छात्र हैं, यदि आपकी रुचि है तो मैं चीन के अध्ययन की सिफारिश करता हूँ। भाषा, इतिहास और संस्कृति। चीन की संस्कृति और कम्युनिस्ट पार्टी की अलग संस्कृति में महारत हासिल करें। चीन के विशेषज्ञ बने। इस तरह दीर्घकालिक आप वास्तव में प्रभाव डाल सकते हैं। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। इसमें शामिल होना मुफ्त है, लेकिन भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए आपके पास और भी अधिक फायदे होंगे, जिसमें मुझे शो में आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवसर भी शामिल है। अधिक जानने के लिए पर जाएं। फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।